नर्मदे हर। आज टेम्परेचर थोड़ा सा सहने योग्य है, थोड़ा बड़ा हुआ है, तो रोज वाली सर्दी नहीं है। जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए प्रतीक्षारत हूँ और सभी का स्वागत के लिए आज मैं पहले आ गई हूँ। नीता गुलाटी जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह रखती हैं और मेरी ऐसी कोई भी बात नहीं होती है जिसके लिए मुझे आंटी से प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बिल्कुल माँ जैसे। और वो बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, मैंने उनके हाथ का भोजन किया है, बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, एकदम वात्सल्य से परिपूर्ण उनका भोजन भी होता है, उनका आशीर्वाद भी होता है, उनका स्नेह और प्रेम भी होता है मेरे प्रति। तो आपको प्रणाम, नमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न आया है कि देवा स्वामी जी ने पूछा है और बड़ा सार्थक प्रश्न है जो कई बार मुझे बहुत विचलित करता है। उस जो प्रश्न है उसका मर्म की वजह से मैं कई बार बड़ी विचलित होती हूँ कि क्या इसमें समाधान निकाल सकूं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है देवा स्वामी जी। उन्होंने कहा है कि आज के बच्चे बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां ले रहे हैं और पहले बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन आज कई सारे बच्चे हम ही में से निकलकर विदेश जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, उच्च डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी मर्यादाओं से, परंपराओं से दूर जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हलो हाय अधिक हो गया है, प्रणाम तो शब्द ही गायब हो गया है, अब हमारे कानों को ये शब्द नहीं मिलता। देवा स्वामी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से समर्थित हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैंने देखा था अपनी नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदा परिक्रमा करीब करीब 80% बिल्कुल मैया के किनारे से चलती है, तो हम हाईवे से भी 15-17 किलोमीटर अंदर होते हैं मैया की तरफ को। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ मैया गुप्त रूप से बह रही है या कहीं पे डैम बन गए हैं तो हमें हाईवे पे आना पड़ता है। विशेषकर भरूच वाले पैच पे मुझे याद आ रहा है अभी कि भरूच हुआ या अपना ये मांडप तो फिर भी ठीक था, भरूच वाला जो एक पूरा ट्रैक बड़ा सा है वहाँ की बात करती हूँ मैं। तो जब मैं गांव से निकल रही थी तो एक 3-3.5 साल की बच्ची जिसको ठीक से बोलना नहीं आता था, वो मेरे श्वेत वस्त्र पहन देखकर समझ गई थी कि ये परिक्रमावासी है, या क्या समझ गई थी मुझे नहीं पता, बट वो दूर से देख के अपनी तोतली आवाज में बोलती थी नर्मदे हर। और ये एक बार नहीं हुआ, ये लगभग हर तीसरे चौथे घर से आवाजें आई कि जो बच्चे अभी पूर्ण रूप से विकसित, क्या उनको बोलना भी नहीं आता, उनको चीजें समझना भी नहीं आता, बट मुझे देखते ही जोर से आवाज लगाते थे माता जी नर्मदे हर। वही जब मैं शहरों वाले ट्रैक से निकली और मैं खुद बोलती थी यही जानने के लिए नर्मदे हर, तो मुझे उसका उत्तर भी नहीं मिलता था। अंकलेश्वर साइड पूरा, भरूच साइड पूरा, ये जो ट्रैक थे, मैंने इसकी विवेचना उस समय परिक्रमा में भी की थी कि ऐसा क्या कारण है, आखिर हम अपनी शिक्षा पद्धति में ऐसा क्या दे रहे हैं या क्या नहीं दे पा रहे हैं कि संस्कार एकदम से गायब हो गए हैं। मैं नहीं कहती कि आज के दौर में हम में से सबको वेदों का ज्ञान हो जाए, होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ, पर ठीक है अगर हम इतना उन चीज़ों को अलग कर चुके हैं कि वेद शास्त्र ये सबके लिए संभव नहीं है, और पुराने ज़माने में भी ये सबके लिए संभव नहीं था, लेकिन क्या हम अपने बेसिक चीज़ें भी भूल जाएं? हम प्रणाम भूल जाएं, हम नमन भूल जाएं, हम चरण स्पर्श भूल जाएं। ये बात मुझे परिक्रमा भर बहुत परेशान करती थी कि ऐसा शहरों को क्या समझा दिया है कि नर्मदा परिक्रमा में आने वाले शहरी ट्रैक जो हैं वो नर्मदे हर से भी परिचित नहीं है। उनको इतना भी समझ नहीं है कि अगर सामने से कोई एक साध्वी रूप में कोई स्त्री दिख रही है और वो आपको नर्मदे हर बोल रही है तो आप नर्मदे हर बोलिए, मगर वो जानते ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल उचित आपका प्रश्न है। मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं इस बात से अब हो गई है कि भाई बहुत अच्छे प्रतिशत आने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन देवा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में भगवान ने हर एक को सुख और दुख का मिला हुआ एक गिलास दिया है,
और उस गिलास में आधा गिलास पानी दिया है। कोई कहता है हमें आधा गिलास खाली मिला, कोई कहता है हमें आधा गिलास भरा मिला। हम गिलास को कैसे देखते हैं, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है, यही हमारी सोच को भिन्न बनाता है। मैंने अपने जीवन में हमेशा परमात्मा को इस बात का धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे आधा भरा गिलास दिया, मैं संतुष्ट हूँ। बहुतों को तो ये भी नहीं मिलता, बहुतों को तूने आधा भरा दिया भी है, लेकिन वो अपनी एक सूक्ष्म और तुच्छ सोच की वजह से पूरा जीवन यही रोते रहे, मेरा गिलास तो आधा खाली है। तो जो उनका आधा भरा था वो उसका भी उपयोग नहीं कर पाए, उस पर भी आनंद नहीं उठा पाए। तो बात आपकी ठीक है, शिक्षा पद्धति ऐसी है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बहुत बहुत स्टार्ट की बात करते हैं, नर्सरी से लेके 8th तक आते हैं, तो बच्चा सिर्फ 6 या 7 घंटे ही तो स्कूल जा रहा है। 24 घंटे में से 7 घंटे कैसे हावी हो गए? 7 घंटे में वो लिखाई पढ़ाई सीख के आ रहा है। हम शिक्षा पद्धति को दोष भी दे रहे हैं। हम 7 घंटे के बाद बच्चे को घर में ये संस्कार क्यों नहीं दे रहे? हालांकि आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है कि 8th में इसलिए बोल रही हूँ कि 8वें क्लास के बाद हम बच्चों को बाहर ही भेजते हैं, ये हमारी सोच बन गई है। अगर कस्बे में रहते हैं तो हम सोचते हैं डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम इसे जिले में पढ़ाएंगे। अगर हम जिले में रहते हैं तो हमें लगता है भाई ये मंडल में भेज दो, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। अगर हम मंडल में रहते हैं तो हमें लगता है राजधानी ही भेज दो। मतलब हम जहाँ हैं वहाँ से भागते हैं। शिक्षा के मामले ही नहीं, जीवन के मामले में भी कहीं स्थिरता हम में ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे देंगे, आप बताइए। अगर बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, 12 बजे स्कूल से आता है, 12 बजे से लेके रात को वो 10 बजे सोता होगा, दोपहर 1 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हम उसमें भारतीय संस्कृति के मूल्य नहीं डाल पा रहे हैं, ये हमारी हार है, ये हमारी कमी है। हम शिक्षा पद्धति को कैसे दोष दे सकते हैं? नासिक, कोल्हापुर, रत्नागिरी, ये पूरा ट्रैक मैंने छान के घूमा है। मैं देखती हूँ वहाँ के बच्चों को, उनके माता पिता ने उनको संस्कार दिए हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के। वो सुबह उठते ही उनको चाय, कॉफ़ी या दूध तब वो देती हैं जब वो मंदिर के आगे बैठ जाते हैं धोती पहन के, और बहुत सुंदर भी लगते हैं वो अपनी सभ्यता को देखते हुए। वो कोई ना कोई मंत्र पढ़ते हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अगर हम रोज़ सिखाएंगे तो 10 में से 5 तो ग्रहण करेंगे। तो सिर्फ शिक्षा पद्धति ही दोषी है, ऐसा मैं नहीं मानती। परेशानी ये है हमने शिक्षा पद्धति पे ही सब छोड़ दिया है, क्योंकि जिस माँ को किटी पार्टी जाना है वो बच्चे को कैसे ये सिखाएगी कि चरण स्पर्श बोलो, कि प्रणाम बोलो? उसको तो शर्म आ जाएगी। वो तो कहेगी अरे बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, बेटा हाय हेलो बोलो, पैर मत छुओ, हाथ मिलाओ। इंग्लिश में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी भाषा का मैं अनादर नहीं करती, मैं तो खुद भी कई बार सोचती हूँ कि जितनी भाषाएं आ जाएं अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके अपने ज्ञान को विकसित करेगा। लेकिन अपनी भाषा में बात करने से शर्म आना, या इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा में इसलिए बात करना कि आप टशन दिखा सको, आप ये दिखा सको आप पढ़े लिखे हो या दूसरों से ऊपर हो, ये सोच विकसित हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल के सालों में हम इस सोच को बदल पाएंगे। मैं अपने ही इनपुट डाल सकती हूँ। मेरी लंदन से कॉन्फ्रेंस थी, माधव जी बड़ा स्नेह रखते हैं, और मैंने उनसे पहली शर्त यही रखी कि मैं हिंदी में ही बात करूंगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर आपके लोग मेरी हिंदी को समझ सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मैं आके आपके साथ लाइव सेशन शेयर करूंगी। कहीं ना कहीं हमें ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि वहाँ हम समझौते नहीं करेंगे, हम भी अपनी हिंदी को पहुंचाएंगे। कम से कम हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आनी सारी भाषाएं चाहिए, आप 10 भाषाएं सीख लो और अच्छी बात है। तो सिर्फ शिक्षा पद्धति ही दोषी है, मैं ऐसा नहीं मानती। हमारे घर का माहौल दोषी है, हमने अपने घर में चीज़ें खराब कर दी हैं। हमारा बच्चा सुबह स्कूल जाता है, आप लोग बोलते ऑल दी बेस्ट। मैं आज भी अपने घर में उन प्रणालियों को विकसित कर रही हूँ। मेरे मामा मामी जी की डेथ हो गई थी, करीब करीब 15 साल हो गए। जब उनकी डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में, उनके 4 बच्चे हैं, उनके जो 2 छोटे बच्चे हैं वो जुड़वा हैं, और वो 1 साल के थे। आज वो बच्चे 15 साल के हो गए। हम लोगों ने, अम्मा ने विशेषकर, उनको बड़ा अच्छा माहौल दिया है, बहुत अनुशासित माहौल दिया है। उनको सब बताया गया है, आप जहाँ जाएंगे बता के जाएंगे, आप जहाँ से आएंगे बताएंगे, आपको जो पैसा दिया जाएगा आप उसका हिसाब देंगे, क्यों खर्च किया ये बताएंगे, छोटे बड़े का ज्ञान बताया गया। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हमने शुरू से उन्हें दी।
अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और चारों बच्चे अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते हैं। हम कभी उन पे ये प्रेशर नहीं देते कि भाई टॉप करो। मैंने उन्हें हमेशा बोला है, बेटा मूल्य कमाना, हमेशा मूल्य कमाना। मैं उनकी बड़ी बहन कम और माँ अधिक हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें देखा है। उनका प्रकरण मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय पे जब मैं भी खाली थी, स्पेशली मार्च से अप्रैल से, और बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो पिताजी की समाज सेवा में हम सब सम्मिलित थे। कोई मास्क बना रहा था, कोई राशन पैक कर रहा था। जोर शोर से हमारे यहाँ पूरे 8-9 महीने काम हुआ है। पिताजी ने हम सब बच्चों से जम के काम लिया। खूब सारा सामान पैक कर करके हम लोग पैकेट बना के भेजते थे। और उस समय तो इसका भय भी बहुत अधिक था कोरोना का। अब तो हमने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया है। उस समय मार्च से मैंने उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे गुरु मंत्र चाहिए, आप हमें दीक्षित करिए, तो मैं उनसे तो मैं यही कहती थी, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। पर मैंने उन 4 बच्चों को चुना क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ दान घर से शुरू होता है। आप मंदिर जाके या वृद्धाश्रम जाके कुछ दान करें और आपके माता पिता पे कुछ वस्तु ना हो, मैं इसे दान नहीं मानती, और ये दान लगेगा भी नहीं। हमेशा प्रेम, दान, भक्ति, ज्ञान सब घर से शुरू होता है। पहली पहल घर से कीजिए, परिवार से कीजिए। तो मैंने पहली पहल उन 4 बच्चों को दीक्षित करने में की। रोज 1 घंटे का उनका एक मैंने सेशन रखा, एक सत्संग नाम उसको दिया कि हम बात करेंगे। उनकी सारी आदतों में रोज एक एक प्रश्न, जैसे अभी आपसे बोलती हूँ, उनको चीज़ें की। धीरे 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 वो योग प्रणाली पे आ गए। आज वो चारों बच्चे बिना योग के अपना दिन नहीं काटते। वो सुबह उठते हैं, योग करते हैं। ध्यान को भी मैंने उनके दिन में 4-5 बार बांटा हुआ है। वो जो आपको 15 मिनट दिए हैं, उनको 5-5 मिनट दिए हैं। और उनको ये बोला गया है कि बिना परमात्मा को धन्यवाद किए हुए आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये बेसिक चीज़ें मैंने उन्हें सिखाई। अगर आप 15 बार पूरे दिन में जल पीते हैं तो 15 बार आप भगवान को धन्यवाद कह के फिर जल का पान करेंगे। और 9 महीने की रंगत ऐसी आई कि जो सबसे छोटी बच्ची है मामा की, उसमें बहुत चेंज मैं देखती हूँ। और कार्तिक मास में जब मैं 4 बजे सुबह नहाती थी, वो मेरे साथ उठती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक 13 साल की लड़की सुबह 4 बजे उठ के तुलसी के दीपक जला रही है, तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित कर रही है, परिक्रमा कर रही है, आरती कर रही है, ठंड में ठिठुर रही है, ठंडे पानी से नहाती थी वो। अब देखिए, मेरा 8 महीने, बल्कि 8 महीना मुझे पूरा देना भी नहीं पड़ा, 3-4 महीने के प्रयास रंग लाने लगे कि मेरी 3-4 महीने का 1 घंटा देने से आज घर में योग, ध्यान, प्राणायाम का माहौल विकसित हो गया है। अब आप सोचिए, जनरेशन ऐसे चलती हैं। जो मैंने श्रेया को सिखाया है, कहीं ना कहीं कल जब वो अपना घर परिवार संभालेगी, वो अपने बच्चों को भी वैसे ही सिखाएगी। शिक्षा पद्धति के साथ साथ क्यों ना संस्कार पद्धति हम सब विकसित करें। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि सिर्फ ज्ञान नहीं देती मैं अपने अनुभव साझा करती हूँ। मैं आपको उन्हीं बातों पे बोलूँगी जो मैंने व्यक्तिगत की हैं। मैंने आज उन 4 बच्चों को इतना दीक्षित किया है कि धीरे धीरे वो उस ट्रैक पे आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है कि किसी भी मंगल या किसी भी शनिवार उनको बोलूँगी संकल्प उठाएं और चारों लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें, ताकि अब वो थोड़ा सा धर्म से जुड़ें। अभी मैंने उन्हें जीवन से जोड़ा है, जीवन के मंत्र दिए हैं और सब कुछ इतना अच्छा है। पहले वो सो के नहीं उठते थे, वही पुराना, जैसे सब बच्चों की आदत है, देर तक सोना एक टशन है। हम 9 बजे उठेंगे, हम रात भर पढ़ेंगे। अब वो अपने टाइम पे उठते हैं, करीने से अपना सामान रखते हैं। मैं दिन भर उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और जो कमी होती थी और मुझे क्रोध भी आता था, वही प्रश्न मैं अगले दिन के सत्संग में रखती थी कि ऐसे किसी के भी कपड़े हम नहीं उठा सकते। आप किसी के भी कपड़ा उठा के पहन लेती हो, ऐसे तो पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। सूरज कहेगा मैं चंद्रमा के समय निकलूंगा, चंद्रमा कहेगा मैं पृथ्वी की तरह रहूंगा, तो पूरी प्रकृति ही असंतुलित हो जाएगी। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मैंने उन बच्चों को सिखाया, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं मुझ में। मैंने खुद भी बहुत वेद शास्त्र कुछ पढ़े नहीं हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें सिखाई। और कभी ऐसा मौका लगा तो मैं इस लाइव सेशन में आपसे उनको परिचित कराऊंगी और किसी आपके प्रश्न का उत्तर उनसे दिलवाऊंगी। बाकी 3 बच्चे तो थोड़ा मुझे औसतन लगते हैं कि, लेकिन फिर भी ट्रैक पे आ गए हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ गए हैं, पहनावे से जुड़ गए हैं, मर्यादाओं से जुड़ गए हैं, परंपराओं से जुड़ गए हैं। बट श्रेया तो आप नाम से भी परिचित होंगे, मैं उसके ऊपर बहुत सारे लेख लिखती रहती हूँ।
कि उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसके सोचने में, उसके चीज़ों को करने में, उसके करीने से सुसज्जित तरीके से सब व्यवस्थाएं देखने में। तो आप सोचिए, अगर हम 12-13 साल में एक बीज डाल रहे हैं तो वो कल एक बट वृक्ष बनने वाला है, ऐसा बट वृक्ष जिसकी शाखाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी। तो सिर्फ शिक्षा पद्धति को दोष ना दें। 12 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बच्चा आपके सानिध्य में है, उस समय आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाइए। मैं अपने चारों बच्चे जो घर में हैं उनको कभी ऑल दी बेस्ट कह के नहीं भेजती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा दही खिला के मुझे स्कूल जाते टाइम बोला था, उनको बोल लगता था दही और मछली के दर्शन और मछली का नाम अच्छा होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस परंपरा से जुड़े हुए थे। तो मैं हमेशा, अम्मा मुझे बोल के भेजती थी दही मछलियाँ लाना, तो उनको लगता था कानों में वो शब्द पड़े। मैं कभी भी अपने बच्चों को ऑल दी बेस्ट कह के नहीं भेजती, मैं हमेशा उन्हें नर्मदे हर कह के, जय भगवान जी की, मंदिर के पैर छू के जाओ। हम सब के पैर छू के ही बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये परंपरा सिखाई है। अगर हम 10 बार भी बच्चे कहीं घर के बाहर जा रहे हैं तो आने के बाद वो पैर छुएंगे, जाते समय वो पैर छुएंगे, ये परंपरा डाल दी है। भोजन आप हमेशा जो बड़ा घर में है उन्हें ही खिला के करिए। आपको अगर भूख लग रही है तब भी आप पिताजी को प्रेशर करिए कि नहीं आप खाइए पहले। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने डाली हुई हैं। एक दूसरे की परवाह करो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे के भावनाओं को समझो, क्योंकि जो हम घर में करते हैं वही हम समाज में करते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति से मैं भी आपसे बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि शिक्षा पद्धति हमने एकदम पाश्चात्य संस्कृति से अब प्रभावित होके स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ कर दी है, लेकिन घर की पद्धतियों को तो हम सब जीवंत रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। तो आइए अपनी जड़ों को मजबूत करें, उन बीजों में भारतीय संस्कृति की खाद डालें, जल डालें, कुछ प्रकाश ऐसा डालें ताकि जब ये पौधे निकलें तो हर शाखा पे भारतीय संस्कृति का फूल हो, भारतीय परंपराओं के फूल हो, भारतीय मर्यादाओं के ही सारे बीज निकलें। ये हमारे आपके ऊपर है। बच्चे हमारे हैं, उनके अंदर हमारा रक्त बह रहा है, उनकी सोच हमारी है, वो हमारे ही अंश वंश से बने हुए हैं, उन पे हमारा प्रभाव हमेशा रहेगा। तो शिक्षा पद्धतियों पे पूरी तरह निर्भर मत करिए, रोज थोड़े इनपुट डालिएगा और यही बच्चे समझ जाएंगे। तो बहुत अच्छा आज का प्रश्न था आपका, और मुझे लगता है कि मैंने अपने तरीके से उसका उत्तर भी आपको दिया। और सिर्फ उत्तर सुन के नहीं छोड़ना है, आज से ही अपने घर में कुछ बदलाव आपको लाने हैं, अपने बच्चों को सिखाना है कि कैसे हमें स्कूल जाना है, कैसे आना है, कैसे घर की व्यवस्थाएं देखनी है। फ़ोन उठाते ही कोई एक चीज़ हम कर सकते हैं, राम राम कह सकते हैं, नर्मदे हर कह सकते हैं। मैं तो कहती हूँ नर्मदे हर ही श्रृंखला शुरू करते हैं। क्यों हेलो बोलते हैं हम, क्यों हाय बोलते हैं हम? फ़ोन उठाते ही हमें नर्मदे हर बोलना चाहिए। सामने वाला जो सुनेगा उसके कानों में भी अच्छी आवाज़ जाएगी। हमारे मुंह से भी पहले कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे कि मैया का नाम पूरे दिन निकलेगा। कोई आपका घर का सदस्य बाहर जा रहा है, आप उसको छोड़ने जाइए बाहर तक, नर्मदे हर कहिए। कोई आपका सदस्य घर में आ रहा है तो उसको देख के मुस्कुरा के नर्मदे हर कहिए, उसे भी लगेगा स्वागत हुआ है। ऐसे धीरे धीरे घर में एक वातावरण अपने आप बनने लगेगा। तो ऐसे ही अच्छे सार्थक से कुछ जिज्ञासाएं भेजते रहिए। कल फिर ऐसी ही कोई जिज्ञासा हम उठाएंगे और उस पर बात करेंगे। नर्मदे हर।